हाय एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। कैसे हैं क्लास 8 के चैंपियंस बच्चों। आप लोगों को मैंने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे 8674870421 ये नंबर को मैंने दिया था, उस पर आप सब्सक्राइब करके चैनल को बाबू शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और उसके बदले में मैं आपको क्या करूँगा, जो आपका नोट्स है उसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये तो तरीका हो गया कंप्लीट स्टडी का कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का जो चैप्टर था वो दो पार्ट में कराया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ये जो तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर है क्लास 8 साइंस का, इस चैप्टर को आज ही स्टार्ट करेंगे बाबू, और आज ही के इस सेशन में हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो आए आपको आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को बिना समय को बर्बाद करते हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है बाबू। सबसे पहला टॉपिक्स जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं हम लोग। देन हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। देन हम लोग वायरसेस पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है। और देन हम लोग पढ़ेंगे बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त की तरह कैसे काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फो है। फो मतलब क्या होता है पता है? फो मतलब होता है दुश्मन, और फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, दोस्त। तो चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी। और 8 में है हमारा फूड प्रिजर्वेशन, जो कि लास्ट टॉपिक होगा तुम्हारा इस चैप्टर का। तो ये 8 टॉपिक जो है बाबू, इसको स्टडी करने वाले हैं आज के इस सेशन में। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर साथ साथ नोट्स बना पाते हैं तो बढ़िया है, नहीं बना पाते हैं फिर भी प्रॉपर तरीके से स्टडी टेबल पे बैठिए और लेक्चर को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आइए स्टार्ट करते हैं अब इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में कह रहा है बाबू, द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हो बाबू, इनविजिबल हो नेकेड आई से, यानी नेकेड आई से जिसे हम ना देख पाएँ। अब नेकेड आई का मतलब क्या होता है गुरुजी? नेकेड आई का मतलब होता है बाबू ओपन आई। जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओपन आई यानी कि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ना, जिसे हम नेकेड आई या फिर ओपन आई से नहीं देख सकते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसको देखने के लिए मतलब बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इसको देखने के लिए हमको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बाबू? माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम ओपन आई यानी कि नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद लें तो अब हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब वो माइक्रोस्कोप से विजिबल है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो शब्द है बाबू, इस माइक्रो शब्द का मतलब होता है स्मॉल। क्या सब होता है सर? इस माइक्रो शब्द का मतलब होता है मास्टर स्मॉल। क्या होता है बाबू? स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। मतलब ये ऐसे जीव हैं जो कि साइज में कैसे होने वाले हैं बाबू? स्मॉल होने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैक्रो होगा तो क्या होगा सर? मैक्रो मतलब होता है बाबू बिग। मैक्रो मतलब क्या होता है? बिग। एकदम क्लियर है यहाँ तक? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब क्या होता है? बिग होता है। आगे कह रहा है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना क्या कहलाता है बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जब आप स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तब वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। ये जो लॉजी शब्द है वो किस लिए है? वो ये जो लॉजी शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। किसी भी चीज़ के आगे, किसी भी नाम के आगे लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है उसका स्टडी। फॉर एग्जाम्पल बाबू अगर हम बात करें जूलॉजी, किसका बात करें? जूलॉजी। तो जूलॉजी क्या होता है सर? स्टडी ऑफ एनिमल, है ना। जू मतलब क्या होता है? एनिमल, और लॉजी मतलब होता है सर स्टडी। तो यहाँ से हमने पता किया कि जूलॉजी का मतलब क्या होता है सर? स्टडी ऑफ एनिमल। ऐसा ही आता है बाबू तुम्हारा बायोलॉजी। क्या आता है सर? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा सर? बायो मतलब सर होता है लाइफ या लिविंग बिंग्स, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि लिविंग बिंग्स या फिर लाइफ का स्टडी तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू? बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड्स है? वायरसेस, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं।
लाइक बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे पास ईस्ट और प्रोटोजोन्स और एल्गी, कुछ एल्गी हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड हो गया बाबू? वायरस हो गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और साथ ही साथ एल्गी हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे कह रहा है ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फॉर एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो तरह के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास दो तरह के हैं, एक ऐसे हैं जो हमारे लिए दुश्मन है, वो मतलब क्या होता है दुश्मन, और एक ऐसे हैं जो हमारे लिए दोस्त हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो यूजफुल है उसे हम फ्रेंड्स कह रहे हैं, और जो हार्मफुल है उसे हम क्या कह रहे हैं बाबू? दुश्मन कह रहे हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक? ये जो फो शब्द देख रहे हो, इस फो का मतलब क्या होता है सर? इस फो का मतलब होता है एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। क्लियर है यहाँ तक? आगे कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्टडी है या फिर डिस्कवरी है, ये तभी पॉसिबल है सर जब हमारा इन्वेंशन हो जाए किसका? माइक्रोस्कोप का। जाहिर सी बात है, जब कोई ऑर्गेनिज्म आपको आपके नेकेड आई से नहीं दिख रहा है और वो उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, और जब माइक्रोस्कोप रहवे नहीं करेगा तो आप उसका स्टडी या उसका डिस्कवरी कैसे कीजिएगा? तो बस यही कह रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकते हैं बाबू? स्टडी कर सकते हैं, या फिर उसका जो डिस्कवरी है वो पॉसिबल हुआ। आगे कह रहा है एंटोन वॉन लेवनहॉक। एंटोन वॉन लेवनहॉक जो आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले पर्सन थे इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिन्होंने ये बात बताया कि बैक्टीरिया जैसी चीज़ जो है वो हमारे धरती पे कुछ बैक्टीरिया जैसी चीज़ इस्टेब्लिश एग्जिस्ट करती है। समझ में आया बात? बैक्टीरिया जैसी चीज़ें जो है हमारे धरती पे क्या करती है बाबू? एग्जिस्ट करती है। ये बात को किसने बताया? एंटोन वॉन लेवनहॉक। याद रखना यही एंटोन वॉन लेवनहॉक, यही लेवनहॉक साहब ने क्या किया था बाबू? फर्स्ट लिविंग सेल दिया था। फर्स्ट लिविंग सेल देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे बाबू? यही एंटोन वॉन लेवनहॉक ने क्या दिया था? फर्स्ट लिविंग सेल दिया था बाबू। और जो फर्स्ट डेड सेल है वो किसने दिया था सर? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल का डिस्कवरी किया था, वो सेल जो था बाबू वो तुम्हारा क्या था बाबू? वो डेड सेल था। और जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसको सबसे पहले किसने दिया? एंटोन वैन लेवनहॉक, यही साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया। एकदम क्लियर है यहाँ तक? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लेके आए हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसका स्ट्रक्चर है सर? ये स्ट्रक्चर है बाबू तुम्हारे बैक्टीरिया का। किसका स्ट्रक्चर है? बैक्टीरिया का। ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे वायरस का, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे एल्गी का, ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है बाबू यूग्लिना का। कनेक्टिंग लिंक इसे कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल के बीच का। और ये जो है ये स्ट्रक्चर तुम्हारा राइजोपस यानी कि फंगस का। कौन सा फंगस सर? राइजोपस। राइजोपस। एकदम यहां तक एकदम क्लियर है? नाउ बात करते हैं बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या कह रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब ओल्डेस्ट फॉर्म जो है हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ का वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमसे भी पहले कौन आया भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब सर वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनविजिबल थे हमारे नेकेड आई से और विजिबल है माइक्रोस्कोप से, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये जो है तुम्हारे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट तुम्हारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर। मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, पहले के टाइम में यही पाए जाते थे, उसके बाद हम लोग आए। समझ में बात? जैसे इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आए? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए। क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर होते हैं और हमको मालूम है कि पहले जो लाइफ आया वो सिंगल सेल आया। तो सिंगल सेल माने गुरुजी यूनिसेल्यूलर, है ना बाबू? सिंगल सेल का मतलब यूनिसेल्यूलर, यूनि शब्द का मतलब होता है एक, सेल्यूलर बोले तो सेल। आगे कह रहा है सर्टेन वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, दे अफेक्ट अस इन मेनी वेज। कई वैरायटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमको लाखों सालों में देखने को मिला है। कई सारा वैरायटीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमको लाखों सालों में देखने को मिला है और ये इफेक्ट करता है कई सारे वेज में।
आगे बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, किस बेस पे बात कर रहे हैं बाबू, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है हमारा कितना टाइप है, 1 मिनट रुक जाओगे, 1 मिनट। हाँ देखो, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे बाबू, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारा बाबू बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा क्या है, एल्गी। ये 4 तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हमने क्या किया, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे बांट दिया है। और पांचवा और लास्ट याद रखना बाबू, वायरस। वायरस भी जो होता है वो क्या होता है बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर है। तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह का देखा, लगभग 5 तरीके का। एक है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है एल्गी और पांचवा क्या है बाबू, वायरस। ये 5 तरह के हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है यहाँ तक। ना अब एक एक करके डिटेल देखने वाले। सबसे पहले बात करते हैं बाबू वायरसेस के ऊपर कि वायरस होता है क्या सर। वायरसेस आर यूनिक, वायरस जो है उसके बारे में एनसीईआरटी कहता है कि ये यूनिक है। दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वायरस जो है बाबू तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी बिहेव करता है। मतलब गुरुजी समझ में नहीं आया, देखो समझो। यहाँ पे मान लो ये हमारा बॉर्डर लाइन है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन। और इधर क्या है बाबू, इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इधर जब वो रह रहा है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रह रहा है। वायरस जो है एक तरफ रह रहा है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ, और एक तरफ रह रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सर, मतलब जब हमारे बॉडी से या किसी एनिमल के बॉडी से या फिर कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर जब वो रहता है तब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। किसके तरह रहता है बाबू, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। बिल्कुल साल्ट और शुगर की तरह लगेगा कि नमक या चीनी है। लेकिन जब तुम्हारे बॉडी में वो इंटर कर जाएगा तब वो तुम किसके तरह रहने लगता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लग। समझ में आया बात, किसके तरह रहने लगता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रहने लगता है। जब वो हमारे किस में आ जाता है बाबू, शरीर में आ जाता है या किसी एनिमल के शरीर में चला जाता है, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। और जब वो नॉर्मली पाया जाता है, नॉर्मली एयर में रहता है, तब वो कैसा रहता है बाबू, नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। ये है वायरस। मतलब वायरस नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। नॉन लिविंग भी है वायरस और साथ ही साथ लिविंग भी है। एकदम क्लियर है यहाँ तक। तो क्या कह रहा है, वायरस जो है वो यूनिक है, इसमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी। When they are floating in air or are sheltered on a door, no, they are non-living things like salt and sugar. जब ये एयर में तैरते रहेगा, फ्लोट करते रहेगा हवा में, तब ये कैसा रहेगा बाबू, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, जैसे कि साल्ट और शुगर। आगे कह रहा है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इन जार्स फॉर एयर। लाखों साल तक या हजारों साल तक हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आगे कह रहा है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सूटेबल प्लांट, जब ये कम कांटेक्ट में आता है किसके बाबू, किसी प्लांट्स या एनिमल के या फिर किसी बैक्टीरिया के, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब ये कैसा कैरेक्टर शो करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये तब कैरेक्टर शो करने लगता है। एकदम क्लियर है। मतलब सर जब हवा में रह रहा है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या कह सकते हो बॉडी के बाहर है किसी ऑर्गेनिज्म के तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और बॉडी के जैसे ही अंदर आया, कांटेक्ट में आया बॉडी के, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कौन, वायरस। क्लियर है एकदम। अब देखो कह रहा वायरस, दे इन्फेक्ट द सेल एंड क्विकली मल्टीप्लाई इनसाइड इट। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल को इन्फेक्ट करता है और तेजी से अपने संख्या को बढ़ाने लगता है। वायरसेस आर बिंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। वायरसेस क्या होता है बाबू, बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज के बीच का क्या है, बॉर्डर लाइन है तुम्हारा कौन, वायरसेस। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर है सर, ये स्ट्रक्चर है बाबू वायरस का। किसका स्ट्रक्चर है, वायरस का। अच्छा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बाबू, तो मोस्ट ऑफ द वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बाबू, डीएनए होता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। एक लाइन में सुनो मेरा बात को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। अब देखो कैसे, कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको लगभग हर जगह के एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। इन आइस कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में, ड्राई माशी एरिया, सूखे दलदली एरिया या फिर सैलिन एरिया जहाँ नमक ज़्यादा है,
वहाँ भी देखने को मिलेगा। सम ऑफ देम नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ वाइल अदर डू नॉट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। कह रहा दे आर फाउंड इन सॉइल ऑन द ओशियन फ्लोर। ये कहाँ पाया जाता है बाबू? सॉइल में पाया जाता है, ओशियन फ्लोर में, हाई इन द एटमॉस्फेयर एंड डीप इनसाइड रॉक। रॉक के अंदर भी देखो इस ये मिल जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में भी तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर भी देखने को मिलेगा, एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल। और दूसरे प्लांट्स और एनिमल के बॉडी में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। आवर माउथ यानी हमारा मुंह, थ्रोट यानी कि गला, नोज यानी कि नाक, एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब गुरुजी? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है बाबू माउथ, ईसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये सब मिलकर बाबू क्या बनाता है? एक कैनाल बनाता है। उसी कैनाल को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और हमारे पास जो कुछ ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब मिलकर बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड इक्वल टू क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? एकदम क्लियर है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हमारा माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर क्या बनाता है बाबू? एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। कह रहा आवर माउथ, थ्रोट, नोज एंड एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल इनहेबिटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं हर जगह, यानी कि एवरीवेयर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ बात करते हैं बाबू रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ यानी हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्लियर है? कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्ले करता है कि इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में, एज वेल एज इन द ओवरऑल इन्वायरमेंट, और ओवरऑल इन्वायरमेंट में। दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये किस में हेल्प करता है बाबू? डिकम्पोजिशन में। हमारे पास 2 डिकम्पोजर्स होते हैं बाबू। डिकम्पोजर्स उसे कहते हैं जो डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजर्स हमारे पास 2 हैं। कौन कौन है गुरुजी? एक है बाबू तुम्हारा बैक्टीरिया, एक कौन है? बैक्टीरिया, और दूसरा है तुम्हारा फंजाई। दूसरा क्या है? फंजाई। ये 2 तुम्हारे मेन क्या हैं? डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स उन्हें कहते हैं जो डिकम्पोजिंग करते हैं। डिकम्पोजिंग का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल। कह रहा दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग प्रोसेस एंड इन मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और क्या करते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। ये यूजफुल और बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए इन मेनी वेज, यानी कि हम लोगों के लिए। सम ऑफ देम आर हार्मफुल एज दे स्पॉइल आवर फूड। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल आवर फूड मतलब हमारे खाने को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। एंड काउज डिजीज, जिसकी वजह से हमें क्या होती है बाबू? बीमारियां होती हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कह रहा माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी अंडर नॉर्मल कंडीशन में आवर बॉडीज यानी हमारा बॉडी हाउस अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में लार्ज पॉपुलेशन देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जब नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो। दे आर हाउएवर केप्ट इन बैलेंस एंड आर यूजुअली हार्मलेस। हालांकि ये जो है हार्मलेस होते हैं, यानी कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। दे फॉर्म एन एसेंशियल सिस्टम डेट हेल्प आवर बॉडी। ये क्या करते हैं? कुछ एसेंशियल सिस्टम परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स। कैसे हमारे दोस्त की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। यूजेज इन फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में कैसे इस्तेमाल है। कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, कर्ड और चीज़ के फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी, इसमें भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। एल्कोहलिक बेवरेज, जहाँ शराब बनता है बाबू, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। जहाँ ब्रेड बनते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट का मतलब ब्रेड्स ये सब जो बनते हैं, नान रोटी बगर खानी खूब खाते हो, है ना। और कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, इसमें भी क्या देखने को मिलता है? इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। और देखेंगे कैसे कैसे रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड में यूज इन फूड। सबसे पहले बात करते हैं कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन। कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन में बाबू याद रखना है तुमको, लैक्टोबैसिलस नाम का हमारे पास बैक्टीरिया होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कह रहा है लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या होता है बाबू, एक बैक्टीरिया होता है डेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि हेल्प करता है किसमें, कर्ड के फॉर्मेशन में, यानी कि दही के फॉर्मेशन में। कह रहा है एट फेवरेबल टेम्परेचर पे इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये क्या करता है बाबू, मल्टीप्लाई होता है, करता है मिल्क में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और कन्वर्ट्स इसे करता है किसमें, कर्ड में। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया वो क्या करता है बाबू, कर्ड के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। ये क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो मिल्क के अंदर यानी दूध के अंदर क्या करता है ये बाबू, दूध के अंदर मल्टीप्लाई करता है और उस दूध को कन्वर्ट कर देता है कर्ड यानी कि दही में। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी इन्वॉल्व होते हैं चीज के बनाने में। आगे कह रहा है यूजेज इन फूड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी, कह रहा है फंजाई लाइक ईस्ट, फंजाई जैसे कि हमारे पास ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तेजी से क्या करते हैं, अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डव्स, जब ये गैस फंस जाते हैं बाबू डफ या बैटर यानी आटे में, यूज्ड फॉर इडलीज एंड डोसाज, इडलीज और डोसाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काउजेज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक्स इट फ्लफी एंड सॉफ्ट, इसके वजह से क्या होता है बाबू, जो हमारा मटेरियल था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट फ्लफी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज क्या होते हैं सर, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, जिसका इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में करते हैं। कह रहा वाइन एंड एसिटिक एसिड, वाइन और एसिटिक एसिड के भी मैन्युफैक्चर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा फंजाई जैसे कि ईस्ट, देखो इसी ईस्ट का इस्तेमाल बेकरी में भी कर रहे थे और इसी ईस्ट का इस्तेमाल शराब बनाने में भी किया जाता है। जब शराब बनाने के लिए किया जाता है इस ईस्ट का इस्तेमाल, तब क्या होता है, तब उसे हम लोग पता है क्या कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं, और जब बेकरी में किया जाता है तब इसे हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं, याद रखना। फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर, फंजाई जैसे कि ईस्ट ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स, जो कि अनाज और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स यानी कि ग्रेप्स का बात कर रही है ना, ग्रेप्स की हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनटू अल्कोहल, किस में कन्वर्ट कर देता है बाबू, अल्कोहल में। दिस अल्कोहल इज देन यूज्ड टू मेक अल्कोहलिक बेवरेज, और इस अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है फाइनली शराब बनाने में। एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर, याद रखना एसिटिक एसिड कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। ये जो विनेगर है बाबू है ना, इस एसिटिक एसिड का क्या है, दूसरा नाम है। इज आल्सो प्रोड्यूस बाय अ सिमिलर प्रोसेस, ये भी ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से बनता है जैसे कि तुम्हारा शराब बनता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम विनेगर है, ये भी उसी प्रोसेस से बनता है जैसे कि तुम्हारा शराब बनता है। एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड में सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, सीवेज का मतलब होता है जो हमारे घरों से सरफ साबुन और बहुत सारे जो गंदे पानी निकल रहे हैं, वेस्ट मटेरियल वेस्ट लिक्विड ये सब हमारे घर से निकल रहे हैं बाबू, उसको साफ सफाई करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं अलग अलग जगह पे, वो क्या करता है, उस सीवेज को साफ करता है, क्लियर है, उस गंदगी को हटाता है। तो कह रहा सम बैक्टीरिया आर यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं जो कि यूजफुल होते हैं किसमें बाबू, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री के से निकले हुए जो वेस्ट हैं, कॉल्ड एफ्लुएंट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट जो होता है उसी को हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो ऑगमेंटेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कह रहा सम एंटीबायोटिक यानी कि कुछ एंटीबायोटिक आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, कुछ एंटीबायोटिक क्या कर होता है बाबू, इस्तेमाल किया जाता है किल या फिर स्टॉप करने के लिए डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कुछ एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसे होते हैं बाबू जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उसे मारने के लिए। कह रहा सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक है जो कि हमें बैक्टीरिया या फिर फंजाई से हमने उसको क्या किया, आइसोलेट किया या फिर बनाया है। कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन है ना, पेनिसिलिन, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू, एंटीबायोटिक्स है। इन 1929 की बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब डिस्कवर द पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया बाबू, पेनिसिलिन। एन एंटीबायोटिक जो कि एक एंटीबायोटिक था, ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, और उसको ऑब्टेन कहाँ से किया, पेनिसिलियम नोटेटम। देखो ये हम पूरा एंटीबायोटिक का कहानी तुम लोग को समझा देते हैं। सैटरडे का दिन था, संडे को लैब बंद होता है,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब काम कर रहे थे बाबू स्टेफाइलोकोकस पे। स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे और उस पे काम करते करते क्या हुआ, उनको मतकारी जागा और सैटरडे को बिना, जो पेट्री प्लेट होता है शीशा ग्लास का होता है, ठीक है, उसको बिना धोए चले गए। और जब मंडे को आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जगह पे जो है बैक्टीरिया ग्रो किया है, कुछ जगह पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो किया। जहाँ बैक्टीरिया नहीं ग्रो किया था वहाँ पे हमारा पेनिसिलिन था, जो कि एक एंटीबायोटिक था और उस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया था। समझ में आया बात? तो उस वहाँ से इन्होंने क्या निकाला बाबू, वहाँ से ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक दिया जिसका नाम है पेनिसिलिन। और उसको कहाँ से ऑब्टेन किया, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि क्या है बाबू, एक तरह का फंजाई है, याद रखना। किससे ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो फंजाई है और पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक्स है, याद रखना। कुछ टीचर्स गलती कर देते हैं यहाँ पे। पेनिसिलिन जो है ना बाबू, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या है सर, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक्स है और पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो फंजाई है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि निकालते हैं। एकदम यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चे को। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग आगे देख रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। एंड किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है बाबू, किल करता है या फिर स्टॉप करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज, याद रखना वायरल डिजीज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। फिर से कह रहे हैं, वायरल डिजीज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम्स नहीं करता है। अब सवाल उठेगा गुरुजी वायरल डिजीज क्या होता है? वायरल डिजीज का मतलब होता है बाबू वायरस से होने वाला बीमारी। वायरस से होने वाले बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, वायरल डिजीज कहते हैं। एकदम यहां तक क्लियर है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, कह रहा है स्पॉइलेज ऑफ फूड्स, फूड का खराब करना, तुम्हारा डेटीरियोरेशन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, है ना, डोमेस्टिक आर्टिकल्स को खराब करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिसिलिन और डी नाइट्रिफिकेशन एंड डी सल्फुरिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू, हार्मफुल इफेक्ट्स है बैक्टीरिया का। डी नाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रोजन का कमी, डी मतलब रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सॉइल से, या फिर सल्फर का क्या होना, रिमूव होना बाबू सॉइल से। ये सब क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स है हमारे बैक्टीरिया का। अब बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर कि वैक्सीन क्या होता है। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने 1798 में डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। इन्होंने क्या किया बाबू, वैक्सीन को डिस्कवर किया, किस लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। When the disease causing microbes enter in our body, जब disease causing microbes enter करते हैं हमारे बॉडी में, they produce antibodies, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज, to fight the invader. सो डैट वैक्सीन्स आर यूज टू डेवलप एंटीबॉडीज, इसलिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज इन बॉडी एंड दे डेवलप द इम्यून सिस्टम। और ये क्या करता है, जो हम लोग वैक्सीन्स लेते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है बाबू, डेवलप करता है। अभी कोरोना के टाइम पे तुमने एक नारा सुना होगा लोगों के मुंह से, वो कह रहे थे कि इम्यूनिटी जिसका अच्छा होगा गुरुजी, वो लोग को कभी भी कोविड-19 नहीं होगा। मतलब इम्यूनिटी जिसका अच्छा होगा वो बीमार भी जल्दी नहीं होते, या फिर तुम्हारा जो इम्यूनिटी अच्छा होगा तो उसको कोरोना भी नहीं होगा। अब ये इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी होता है बाबू ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमें बीमार कर सकें, वैसे ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो जिसका इम्यूनिटी अच्छा होगा उसको बीमारी बहुत कम होगा और वो कोरोना जैसे वायरस से भी बच पाएगा। क्लियर है एकदम। अब आगे कह रहा है वेरियस वैक्सीन आर यूज टू प्रिवेंट डिजीज, कई सारे वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज को रोकने के लिए, सच एज फॉर डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को ओपिंग कफ कहते हैं या फिर काली खांसी कहते हैं, याद रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग काली खांसी कहते हैं, काली खांसी, काली खांसी कहते हैं। क्लियर है। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि ओपिंग कफ एंड टेटनस, इसके लिए हम लोग डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। किस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं बाबू, डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। सबका फर्स्ट लेटर ले लिया है। टीबी के लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस नाम का बीमारी होता है बाबू, आगे हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस नाम का क्या होता है सर, बीमारी होता है। इसके लिए हम लोग बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। बीसीजी वैक्सीन का हम लोग क्या करते हैं बाबू, बीसीजी वैक्सीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
आगे कह रहा है पोलियो वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट पोलियो, और पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है पोलियो को रोकने के लिए। कह रहा है सो वी कैन प्रिवेंट ऑल दिस डिजीज बाय इम्यूनाइजिंग द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर एज बाय वैक्सीनेशन। ये सभी डिजीज से बचा जा सकता है बाबू जब बच्चा पैदा होता है तब से वैक्सीनेशन स्टार्ट करके। वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, टीकाकरण है। देखते हो जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त टीका पड़ता है, फिर 6 महीना बाद पड़ता है, फिर साल भर बाद पड़ता है, मतलब अलग अलग डेट तक, एक पीरियड ऑफ टाइम तक उसे टीकाकरण होता है, मतलब वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि वो इन सारे डिजीज से बच पाए। देखो ये हमारा बीसीजी वैक्सीन है। इस बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं गुरुजी? ये बीसीजी वैक्सीन जो है बाबू, इस बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में। किस में इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है सर? ट्यूबरक्लोसिस हम नहीं समझते हैं बाबू। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, टीबी का नाम सुने होंगे भैया, टीबी हो गया, टीबी हो गया। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो कि स्प्रेड होता है एयर के माध्यम से। खांसी होता है इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को, और इसको रोकने के लिए हम लोग किस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तुम्हारा बाबू वैक्सीन है। नाउ कह रहा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने का तरीका। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, उनके रूट्स में क्या लगा होता है बाबू? कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, उनके रूट्स में हमारे पास नोड्यूल्स देखने को मिलता है, ऐसे गट्टा होता है, और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते हैं जैसे कि राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को क्या करता है बाबू? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स इसे क्या कर पाए? यूज़ कर पाए। ऐसे प्लांट्स को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये जो प्लांट्स है ये ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है बाबू दलहन पौधा। दाल वाले पौधे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर तुमको उनके रूट्स में तुमको क्या देखने को मिलेगा? राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया देखने को मिलेगा जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट्स है उसमें क्या हो बाबू? उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। कह रहा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को बाय डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करके, डिकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन करके। माइक्रोब्स ब्रोकन डाउन द डेड डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल फॉर्म। माइक्रोब्स जो होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डेड डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी सारे गले मरे चीज़ों को क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेट आर रिसाइकल्ड इन द एनवायरनमेंट एंड अगेन यूज बाय प्लांट्स, और बाद में उसे कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? हार्मफुल और जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसे भी डिग्रेड करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं। आपको याद होगा आपके आसपास कोई जब जानवर मर जाता है तो आप उसे पीछे या फिर कहीं साइड में रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं कुछ जगह पे। ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म का इज्जत करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या करता है? उस एनिमल का क्या किया जाता है बाबू? जो बैक्टीरिया और हमारे पास फंजाई बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? उसका ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन जब वो करेंगे तो जो तुम्हारा उसका न्यूट्रिएंट्स है वो टूट रहा है तो वो कहाँ मिक्स होगा? सॉइल में मिक्स होगा। एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और इस प्रकार वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब देखो सब्सटेंसेस आर टू टाइप। सब्सटेंसेस जो है हमारे कितने तरह का होता है? सब्सटेंसेस बाबू दो तरह का होता है। एक होता है बाबू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं सर? वेजिटेबल्स, पेपर, वुड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब गुरुजी एक बार अच्छे से समझाइए बाबू। कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, वुड, पेपर, इन्हें हम बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। वैसा सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से ब्रेक डाउन हो सके वैसे सब्सटेंस को हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो कह रहा सब्सटेंस लाइक पॉलीथीन, सब्सटेंस जैसे कि पॉलीथीन,
पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक एंड मेटेलिक केन्स, और मेटेलिक केन्स कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। एकदम क्लियर है यहाँ तक। नाउ देखो सब्सटेंसेस आर टू टाइप्स, ये है तुम्हारा बाबू, ये जो सब्सटेंस दिख रहा है ये कैसा है सर, ये बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है। क्यों कह रहे हैं सर, क्यों इसे बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं, क्योंकि बाबू ये जो सब्सटेंस है इसे क्या करेगा, जो हमारा बैक्टीरिया फंजाई है इसे ब्रेक डाउन कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर पाएगा। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स के बोतल और दारू का बोतल, शराब का बोतल, फलाना का बोतल, ये सब जो तुम देख रहे हो, क्या इसको हमारा बैक्टीरिया फंजाई ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं बाबू नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या कह रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करते जाना। नाउ बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं बाबू, डिजीज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल में, उन्हें हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पैथोजेंस। दे आल्सो स्पॉइल फूड, वो हमारे खाने को भी खराब करते हैं, क्लोथ्स को भी खराब करते हैं और लेदर को भी खराब करते हैं। बाबू डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं बाबू पैथोजन। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। काट रट रहे हैं, का रट रहे हैं गुरुजी, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब बाबू वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सके उसे हम लोग पैथोजन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन जो है वो हमें भी बीमार कर सकता है, एनिमल को भी खराब कर सकता है, प्लांट को भी खराब कर सकता है, हमारे खाने को भी खराब कर सकता है, हमारे कपड़े को भी खराब कर सकता है, हमारे लेदर्स को भी खराब कर सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी, पैथोजन एंटर करेगा आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। एयर के माध्यम से भी कर सकता है, वाटर के माध्यम से भी कर सकता है, और फूड के माध्यम से भी हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर कर सकता है। द डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। बाबू वैसा डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, वैसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हायर क्लास तक काम देगा। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज हम उसे कहते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, उसी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्या है हमारा सर, कम्युनिकेबल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी भी जो है बाबू तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज है। मम्प्स कम्युनिकेबल डिजीज है। मिसल्स कम्युनिकेबल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज है। गोनोरिया कम्युनिकेबल डिजीज है। कॉलेरा कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, मम्प्स, मेजल्स, स्मॉल पॉक्स, गोनोरिया, कॉलेरा, ये सब के सब हमारे कम्युनिकेबल डिजीज हैं। मतलब ऐसे डिजीज हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सर अगर मेरे घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो क्या हम उससे सेफ रहें, बिल्कुल सेफ रहिए। क्या हम उसे परेशान करें, नहीं। आपको परेशान उन्हें नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे सेफ रहना होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शियस डिजीज, इसे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। डेट आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि नहीं फैलता है बाबू तुम्हारा पर्सन टू पर्सन, याद रखना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है बाबू ये तुम्हारा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि नहीं फैलता है पर्सन से पर्सन। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तुम्हारा जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच कैरी द डिजीज फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर नोन एज कैरियर या वेक्टर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं बाबू जो डिजीज को कैरी करके ले जाते हैं और कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। जैसे एगो मच्छरनी है फीमेल एनाफिलिस नाम की, ये जो फीमेल एनाफिलिस नाम की मच्छरनी है वो क्या करती है बाबू, ये कैरियर है मलेरिया की। किसकी कैरियर है, मलेरिया। ये मलेरिया को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। मतलब मलेरिया का जो वेक्टर है,
जो मलेरिया हमको जो फीमेल एनोफिलिस नाम की मॉस्किटो करती है, कौन करती है? फीमेल एनोफिलिस नाम की मॉस्किटो। गुरुजी करती करती बोल रहे हैं, लड़का लोग ना करता है? नहीं बेटा, लड़का जो मेल मच्छर है वो कभी नहीं बाइट करता है, हमेशा फीमेल मच्छरनी बाइट करती है, काटती है। समझ में आया बात? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरियर है बाबू किसका? कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया को क्या करती है? कैरी करती है। इसी तरह फीमेल एडीज मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है बाबू डेंगू के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेंगू के लिए। डेंगू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल एडीज। और तुम्हारा मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल एनोफिलिस। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और डेंगू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? तो फीमेल एडीज मॉस्किटो। याद रहेगा एकदम, एकदम ब्रेन में सेट हो रहा है? अगर ब्रेन में सेट हो रहा है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। अब बात करते हैं बाबू प्लांट डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। डिजीज यहाँ पे हमारे पास 3 है। एक है सिट्रस कैंकर। ये जो सिट्रस कैंकर है बाबू, ये लेमन में होने वाला बीमारी है। किसमें? लेमन। नींबू में देखना काला 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 डॉट डॉट डब्बा होता है। कौन करवाता है सर? बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है? तो एयर के माध्यम से फैलता है। दूसरा है तुम्हारा रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट कौन कराता है सर? रस्ट ऑफ व्हीट कराता है फंजाई। और कैसे फैलता है सर? एयर और सीड के मदद से फैलता है। ऐसा ही है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी है जो है तुम्हारा पीला पीला भिंडी हो जाएगा, उसके वेन में, पत्ता का वेन होता है ना, तो पत्ता के वेन में क्या होता है? येलो येलो कलर का हो जाएगा। भिंडी को हम लोग ओकरा भी कहते हैं। कौन करवाता है? वायरस। कैसे फैलता है सर? इंसेक्ट के वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कैसे कोई बीमारी फैल रहा है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि कौन कर रहा है। और डिजीज का नाम तो भाई डिजीज मतलब बीमारी का नाम क्या है। यहाँ पे देखो ये सिट्रस कैंकर तुमको दिख रहा होगा। सिट्रस कैंकर देखो, नींबू के ऊपर काला 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 धब्बा हुआ है। इसी बीमारी को सिट्रस कैंकर कहते हैं। ये तुम्हारा रस्ट ऑफ व्हीट, ऐसा लग रहा है कि जंग लग गया है गेहूं के पत्ता पे। और येलो वेन मोजाइक, ओकरा यानी भिंडी का जो पत्ता है उसमें क्या हो रहा है? जो वेन है पूरा येलो येलो पीला पीला हो गया है। तो ये तीनों तुम्हारा प्लांट में होने वाला डिजीज है बाबू। ये तीनों क्या है बाबू? प्लांट डिजीज है। कौन कराता है, कैसे फैलता है, ये चीज देख लिया। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज हमारे पास कौन कौन सा है? एक मिनट पीछे वाला देखो, कह रहा है बाबू कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास डिजीज कौन सा है? डिजीज है सर कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और कॉमन कोल्ड। ये जो कॉलेरा डिजीज है इसका पैथोजन कौन है, मतलब इसका डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है सर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है सर? कैसे फैलता है? फूड और वाटर के मदद से फैलता है। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या आते हैं सर? सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, यानी कि लक्षण क्या क्या आता है? तो लक्षण आता है सीवियर डायरिया विद ब्लड, डायरिया होगा बाबू। और साथ ही साथ डायरिया में क्या देखने को मिलेगा तुमको? ब्लड्स, मतलब तुम्हारा जो स्टूल होगा उसमें ब्लड्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? डायरिया क्या होता है सर? लिक्विड वाटरी स्टूल, मतलब जो तुम्हारा स्टूल है ना उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड्स देखने को मिलेगा। और इसका तरीका क्या है सर? प्रिवेंटिव में क्या है सर? इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो वैक्सीनेशन इसका एक तरीका है। और ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीजिए। दूसरा है बाबू ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है सर? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया का नाम याद रखना बाबू, है ना? बैक्टीरिया तुम्हारा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसे फैलता है गुरुजी? तो एयर के मदद से, एयर के मदद से फैलता है बाबू। फीवर होता है, कफ होता है ना? और साथ ही साथ लॉस इन वेट, वेट भी कम होगा। और साथ ही साथ वीकनेस रहेगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? और कैसे हम लोग सही कर सकते हैं? तो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीनेशन, बीसीजी वैक्सीन लगा के टीबी को इलाज किया जा सकता है। टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसे फैलता है? एयर के माध्यम से। ये जो एयर के माध्यम से फैलने वाला है ना, ये क्वेश्चन क्लास 12 बिहार बोर्ड में 75 बार पूछी से, बहुत बार पूछी से। क्लास 12 बिहार बोर्ड में पूछा ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है टीबी, और कौन करता है उसको? बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो फैलता कैसे है? वो फैलता है एयर यानी कि हवा के माध्यम से। और उसके सिम्टम्स में याद रखना है, मेन सिम्टम्स है कफ। क्या है? कफ यानी कि खांसी।
और प्रिवेंट कैसे, रुका बचा कैसे जा सकता है, बीसीजी वैक्सीन लगा के। कॉमन कोल्ड बाबू 3 से 5 दिन रहने वाला बीमारी है ना, कॉमन कोल्ड कहाँ गया भाई, कॉमन कोल्ड 3 से 5 दिन। वायरस करवाता है, नाम राइनो वायरस, नहीं जानना है आप लोग को, कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपलेट्स ऑफ पेशेंट कफ्स एंड स्नीच, खांसी होगा सर्दी होगा बाबू। सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक, फीवर्स, ये सब तुमको क्या देखने को मिलेगा भाई, ये सब तुमको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। स्नीजिंग यानी कि सर्दी, कफिंग यानी कि तुम्हारा खांसी, हेडेक यानी कि सर में दर्द, फीवर यानी कि बुखार, ये सब कॉमन कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। कैसे फैलता है, जब आप छींकते हैं, जब आप छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स दूसरे के पास जाएगा तो उससे फैल सकता है। हाइजीनिक हैबिट्स, इसका इलाज बस कुछ नहीं है, आप हाइजीन रहिए, साफ सुथरा रहिए बस। अब कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी पैरासीटामोल दे है डॉक्टर, बेटा वो सिर्फ रोकने के लिए दिया जाता है। वायरल डिजीज़ में कभी भी कोई दवा परफेक्ट काम नहीं करता है, वो सिर्फ सिम्टम्स को रोका जाता है। नाउ बात करते हैं बाबू कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज क्या है सर हमारे पास, डिजीज है चिकन पॉक्स। वायरस कौन सा करता है भाई, रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेरिसेला जोस्टर। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है सर, ब्रेथ, सलाइवा, ब्लिस्टर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। सिम्टम्स क्या है सर, हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, शॉर्ट थ्रोट रहेगा, रिच ऑन चेस्ट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, रैसेस देखने को मिलेगा, एंड हेड डेवलप्स इनटू ब्लिस्टर्स। और आपका कह रहा है प्रिवेंटिंग तरीका क्या है, वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आप साइड में रखिए और वैक्सीनेशन कराइए। चिकन पॉक्स याद रखिए, चिकन पॉक्स बहुत कॉमन बीमारी है, चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है वो, और ये जो चिकन पॉक्स है वो वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का डेट फिक्स होता है कि ये इतना दिन रहेगा, उसके बाद ये जाएगा। समझ में आया बात। हाँ, क्या क्या सिम्टम्स रहेगा, हेडेक, सर में दर्द रहेगा, फीवर रहेगा, गले में भी प्रॉब्लम रहेगा तुम्हारे, रैसेस रहेंगे, रैसेस लाल लाल बॉडी हो जाएगा है ना, और तुम्हारा साथ ही साथ क्या होगा बाबू, ब्लिस्टर्स देखने को मिलेगा। टाइफॉइड की बात कर लेते हैं, टाइफॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये टाइफॉइड से सवाल क्लास 12 में भी आता है। ये जो तुम डिजीज़ वाला पार्ट पर हो ना, ये डिजीज़ वाला चैप्टर है ना, क्लास 12 में एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पे इसका सवाल आता है बाबू। समझ में आया बात, वहाँ पे इसका सवाल आता है, तो वहाँ पे भी इसका सवाल आता है। टाइफॉइड की बात करते हैं ना, देखो टाइफॉइड में हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, सैल्मोनेला टाइफी, नाम याद रखना। कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, सैल्मोनेला टाइफी। फूड और वाटर के माध्यम से ये फैलता है, खराब गंदे खाने पानी से ये फैलता है, स्प्रेड होता है। हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, स्किन में रैसेस होंगे, डायरिया देखने को मिलेगा। प्रॉपर इलाज क्या है सर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फूड्स, वाटर फ्रॉम हॉर्स फ्लाइज। हॉर्स फ्लाइज यानी कि जो तुम्हारे घर में मक्खी होते हैं, उनसे अपने खाने पानी को बचा के रखिए। और नेक्स्ट जो बीमारी है बाबू, डायरिया। डायरिया क्या होता है सर, डायरिया जो है वो पैथोजेन, इसका कौन है, बैक्टीरिया, इकोलाई नाम का बैक्टीरिया, याद रखना इकोलाई, जिसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इश्चेरिचिया कोलाई। ये इकोलाई नाम का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू डायरिया के लिए। कह रहा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खराब खाने पानी से फैलता है। फ्रीक्वेंट लिक्विड स्टूल विथ ब्लड या म्यूकस वॉमिटिंग, लगातार क्या होगा, जो स्टूल होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और उस स्टूल में तुमको ब्लड्स या म्यूकस देखने को मिल सकता है। नाउ आगे कह रहा है प्रॉपर सैनिटेशन, फूड्स एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर। प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सुथरा रहिए, और पानी को जब आप पीजिए तो वो कवर करके रखिए पानी को। कम्युनिकेबल डिजीज काउज बाय ऑर्गेनिज्म में आगे हमारे पास डिजीज़ है पोलियो और रैबिश। पोलियो जो होता है बाबू, ये वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से होने वाला डिजीज़ है, इसका पैथोजन वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खाने पानी से फैलेगा। सिम्टम्स सीवियर मसल स्पैम फॉलोड बाय पैरालिसिस एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर ऐड जाता है पोलियो में। समझ में आया बात, पोलियो में क्या होता है, हाथ पैर ऐड जाता है। पोलियो मुक्त भारत बनाने वाले सबसे बड़े इंसान है हमारे राहुल गांधी साहब। राहुल गांधी, कांग्रेस का सरकार ने पोलियो मुक्त भारत हमें दिया है, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, हाइजीनिक कंडीशन, वैक्सीनेशन कराइए और हाइजीन मेंटेन रखिए बाबू। आगे है आपका रैबीज। रैबीज जो है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। वो वायरस रिस्पॉन्सिबल है रैबीज के लिए। थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल व्हेन इट बाइट्स ह्यूमन बीइंग। किसके, देखो कोई इन्फेक्टेड एनिमल जिसको रैबीज हुआ है और वो अगर किसी को काट लेता है तब ये नाम, ये जो बीमारी है तुमको हो जाएगा। हाई फीवर आएगा, हेडेक होगा, स्किन रैशेस होगा, डायरिया होगा, और इसका इलाज है रैबिस वैक्सीनेशन। एक पॉइंट याद रखना, रॉबर्ट कॉक 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस।
विच काउजेस एंथ्रेक्स डिजीज। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, 1876 में डिस्कवर किया था एक बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि क्या कॉज करता है बाबू, एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंथ्रेक्स डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फूड पॉइजनिंग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है, शायद ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फूड पॉइजनिंग में कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करता है हमारे फूड पे, ये क्या करता है बाबू, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक आवर फूड पॉइजनस, और हमारे फूड को क्या बना लेता है, पॉइजनस बना देता है, यानी कि जहरीला बना देता है। आगे कह रहा है व्हेन कंज्यूम सच फूड इट काउजेस सीरियस इलनेस। जब हम ऐसे फूड को क्या करते हैं बाबू, कंज्यूम करते हैं, तब उसके वजह से हमें क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, एंड इवन डेथ, और डेथ भी हो सकता है कुछ केस में। दिस इज नोन एज फूड पॉइजनिंग, इसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक अगर हम फूड को ऐसे ही रख दे तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो पॉइजनस हो जाता है। और जब उस पॉइजनस फूड को हम खा लेते हैं तब हमें क्या होता है बाबू, तब हमें क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है, और कुछ केस में डेथ तक हो सकता है। इसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नाउ बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब कि फूड को कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। स्पॉइल फूड जो है वो कैसे स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बैड स्मेल, एंड हैज़ बैड टेस्ट, और उनके बैड टेस्ट होते हैं, एंड कलर चेंज, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखे होगे जो फूड्स खराब हो जाते हैं, जो खाना खराब हो जाता है, उसका स्मेल भी खराब आएगा, उसका कलर भी अलग हो जाएगा, है ना। तो कह रहा देयर आर मेनी कॉमन मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड। कई सारे कॉमन मेथड्स है जिसके मदद से हम अपने खाने को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वी प्रिजर्व द फूड टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग प्रिजर्व करते फूड को ताकि माइक्रोब के अटैक से वो बचा रहे, एंड प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड यूज, और लंबे समय तक उसका क्या कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। अब देखो केमिकल मेथड्स क्या है। केमिकल मेथड्स में क्या कह रहा है, साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साल्ट्स और एडिबल्स ऑयल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चेक करने के लिए। केमिकल विच यूज टू प्रिजर्व फूड कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए फूड को, उसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। एज साल्ट, ऑयल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सब हमारा प्रिजर्वेटिव्स है। दीज आर यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। जी सब का इस्तेमाल हम लोग किसके प्रिजर्वेशन में करते हैं, पिकल्स के, जैम्स के, एंड स्क्वैसेस के। पिकल्स मतलब होता है बाबू अचार। यहाँ पे देखो जैम्स तो खाए होगे, किसान जैम्स फेमस। सम प्रिजर्वेटिव मेथड्स, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। हम लोग कॉमन साल्ट की मदद से भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बाय साल्टिंग द मीट एंड फिश द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी चेक्ड। क्या कर सकते हैं भैया हम लोग, साल्टिंग यानी कि नमक डाल के फिश और मीट को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस आमला, रॉ मैंगोज एंड और तुम्हारा टेमराइंड एटसेट्रा। आमला, रॉ मैंगोज है ना, जो कच्चा आम ये सब होता है, इसमें भी हम लोग साल्टिंग करके उसे लंबे समय तक स्टोर करते हैं। प्रिजर्वेटिव बाई शुगर, चीनी को ऊपर से डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर, शुगर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या होता है बाबू, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट यानी कि रुक जाता है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। याद रखना, जैम्स, जेलीज और स्क्वैसेस ये सब प्रिजर्व किया जाता है किसके मदद से सर, ये सब प्रिजर्व किया जाता है बाबू तुम्हारे शुगर के मदद से। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन ऑयल और विनेगर के द्वारा। पिकल्स, अचार, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर। ये सब प्रिजर्व किसके द्वारा होता है बाबू, ऑयल और विनेगर के द्वारा। याद रखना, पिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश ये और मीट ये सब प्रिजर्व करते हैं हम लोग ऑयल और विनेगर की मदद से। विनेगर यानी एसिटिक एसिड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, बॉइलिंग किल्स मेनी बैक्टीरिया। बॉइलिंग करने से क्या होता है, कई सारे बैक्टीरिया किल होते हैं। फूड आइटम ऑल्सो प्रिजर्व बाय कीपिंग देम एट लो टेम्परेचर। फूड आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं बाबू, लो टेम्परेचर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, तो लो टेम्परेचर पे जो है ना क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया है या फिर फंजाई है उसका एंजाइम काम नहीं करता है, और एंजाइम काम नहीं करेगा तो वो प्रोटीन कैसे बनावेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बना पाएगा, इसलिए जल्दी से हमारा खाना जो है लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होता है। कह रहा है मिल्क आल्सो प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड बाय पास्चुरेशन। मिल्क को भी हम लोग लंबे पीरियड तक क्या करते हैं बाबू, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। इससे सवाल आएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पास्चुराइजेशन कहते हैं। इन पास्चुराइजेशन में हम लोग करते हैं क्या है, मिल्क इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं, 15 से 30 मिनट तक के मिल्क को खौलाते हैं।
एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फिर उसके बाद उसको चिल्ड करते हैं और फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को लंबे समय तक स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते हैं। याद करो जब घर में तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा दूध लेके आते हैं, मिल्क लेके आते हैं, या भाई लेके आते हैं, तो तुम क्या करते हो? तुम नहीं, तुम्हारी अम्मी या बहन तुम्हारे क्या करती हैं? वो क्या करती हैं सर, वो करती क्या है कि उस दूध को खौलाती हैं, और उस दूध को खौलाने के बाद ठंडा करती हैं, और ठंडा करने के बाद अगर फ्रीज हो तो फ्रिज में स्टोर कर देती हैं। तो इसी प्रोसेस को तो पास्चुराइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पास्चुराइजेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा पास्चुराइजेशन प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय लुइस पास्चर। ये जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया है। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब देखो ये सब चीज़ें जो हमारे पास आते हैं, निमकी, काजू, ये सब जो आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पैक करके लंबे समय तक स्टोर करते हैं। तो कह रहा है ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास आता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लोग सील्ड पैक्ड एयर टाइट जो हमारे पास पैकेट होता है उसमें पैक करके और केन्स में पैक करके क्या करते हैं बाबू, रखते हैं, ताकि वहाँ पे अटैक ऑफ माइक्रोब से बचा जा सके। ये हमारे पास क्या है, केन्स है। एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ तक? लास्ट टॉपिक आ गया है, थोड़ा देर और अच्छे से पढ़ो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। कह रहा था राइजोबियम बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ रहता है बाबू, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। मतलब सर अभी जो बताया था ना बाबू कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो दलहन पौधे होते हैं उनमें रूट में इस तरह से घट्टा होता है, नोड्यूल्स कहते हैं इन्हें, यहाँ ही पे हम लोग का राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। कह रहा बीन्स और पीस जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब, विच हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। समटाइम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और कुछ समय जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है लाइटनिंग के द्वारा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है गुरुजी? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है बाबू जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को हमारा प्लांट्स डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं और डिटेल में जानते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? आवर एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल एसेंशियल ऑफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, एंड सम विटामिन्स, एल्कोलॉइड्स। कह रहा है क्या बाबू कि हमारे पास जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल, और ये पार्ट्स भी है कई सारे मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि प्रोटीन्स का पार्ट्स होता है नाइट्रोजन। कैसे बाबू? प्रोटीन्स एमिनो एसिड का चेन है और एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए, इसमें भी तुमको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। एंड सम वाइटामिन्स और एल्कोलॉइड्स, इसमें तुमको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बोल के निकल रहे हैं और लिखा है ये ना, लिख देते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे क्या कह रहा है? सो द नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स, इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है सभी लिविंग बींग्स के लिए। द बैक्टीरियम राइजोबियम फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। जो राइजोबियम बैक्टीरिया था हमारे पास वो क्या करता है बाबू, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में फिक्स कर देता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग यानी लाइटनिंग के दौरान, बिजली का रखने के दौरान, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फॉल अलॉन्ग विथ रेन, और वो बारिश के साथ साथ क्या करता है, गिरता है सॉइल में। प्लांट यूज नाइट्रेट्स, प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को इस्तेमाल करता है और प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, और हमें क्या देता है उसके बदले में, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स हमें प्रोड्यूस करता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? एक बार रिपीट कर देते हैं। लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है बाबू तुम्हारा नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रस एसिड में, और जो कि फॉल होता है अलॉन्ग विथ रेन, यानी बारिश के साथ साथ ये हमारे सॉइल में आता है, और प्लांट उसे इस्तेमाल करता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को, और प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड और प्रोटीन्स को।
आगे कह रहा है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो है वो करते हैं, डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अभी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है बाबू, जो डेड रिमेन बच जाते हैं हमारे पास प्लांट्स और एनिमल का, उसे डिकम्पोज करता है यानी कि ब्रेक करता है। कौन करता है बाबू, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। किस में ब्रेक करता है, नाइट्रोजन में। और उस बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर रहे हैं, गौर से सुनो। कह रहा है जो हमारे पास डेड रिमेन यानी कि मरे हुए प्लांट्स और एनिमल हो जाते हैं, उसका ब्रेक डाउन करता है जो बैक्टीरिया, उसे हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम भी दिया हुआ है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। और ये जो प्रोसेस चला है बाबू, इस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है अब? आगे कह रहा है इन दिस वे इन नाइट्रोजन साइकिल द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस मॉलिक्यूल इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी एंड फाइनली इट रीच इनटू द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। इस वे में क्या करते हैं बाबू, इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है वेरियस कई सारे मॉलिक्यूल्स में प्लांट्स और एनिमल के बॉडी में, और फाइनली रिच होता है कहाँ, सॉइल तक, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसके रिजल्ट क्या आता है, हमको देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में मोर या कम, ज़्यादा या कम, लेकिन कॉन्स्टेंट होता है। मतलब अभी तक देखो उतना साल से कह रहा है कि 72% लगभग है ना, 72% जो है लगभग एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 72%। तो अभी भी 72%, पहले भी 72%। तो ये जो साइकिल नाइट्रोजन का चल रहा है, इसके वजह से जो मोर या लेस, थोड़ा कम या ज़्यादा, जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या है बाबू, मेंटेन है, यानी कि कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में। थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना। तुम्हारे एक लाइक करने से कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया है, लंबे समय से मैंने लेक्चर लिया है, पूरा एक चैप्टर को आपका एक सेशन में कंप्लीट किया है, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो बच्चा नया पढ़ रहा है उसका भी पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। ये सेशन आपका कंप्लीट हो गया है। जाते जाते एक शायरी सुनते जाओ। कह रहा है करी से करी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। क्या कह रहा है बाबू, करी से करी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी के साथ बाबू सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ दोस्तों को कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।